नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया यूपी पुलिस जी के मॉक टेस्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जुड़ेंगे मेरे साथ और देखेंगे जो आज का मॉक टेस्ट है तो उसमें जीएस से संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें आप मेरे साथ मिलकर के हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं आज के मॉक टेस्ट का प्रथम क्वेश्चन। और प्रथम क्वेश्चन आपका इस रूप में है कि सातवाहन वंश स्थित था भारत में। तो सातवाहन वंश के बारे में आपको बताना है कि सातवाहन वंश भारत में कहाँ पर स्थित था, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। इनमें से आप बताएं कमेंट करके कि सातवाहन वंश कहाँ पर आपका स्थित था। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं सातवाहन वंश स्थित था पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इनमें से आपका कहाँ पर सातवाहन वंश का विस्तार था। सातवाहन वंश की बात करें, सातवाहन वंश क्या है आपका, सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश आप पढ़ते हैं, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था आपका, सिमुक। कौन है, सिमुक। और सातवाहन वंश की राजधानी आपने पढ़ी होगी प्रतिष्ठान। कौन सी थी आपकी राजधानी, पढ़े तो राजधानी आप याद रखेंगे प्रतिष्ठान। और आपसे पूछा जाए जी संस्थापक कौन था, संस्थापक आप याद रखेंगे सिमुक। राजधानी आप पढ़ते हैं प्रतिष्ठान। राजधानी क्या है, राजधानी आप याद रखेंगे, राजधानी है इसकी प्रतिष्ठान। और प्रतिष्ठान आपसे पूछा जाए, प्रतिष्ठान आपका कहाँ पर है, प्रतिष्ठान आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पर है प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान आपका कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र जैसे आप लोकेशन देखते हैं, जैसे यहाँ पे आपका लगभग महाराष्ट्र राज्य है, ये महाराष्ट्र राज्य है। तो आप पढ़ते हैं तो महाराष्ट्र राज्य आप दिशा के आधार पर बात करेंगे तो ये कहाँ पर पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका पश्चिम में। इसलिए आप याद रखेंगे सातवाहन वंश कहाँ पर आपका स्थित था, पश्चिम में। क्लियर हो गया। तो शीशे के सिक्के किसने चलवाए, सातवाहन शासकों ने। मातसत्तात्मक समाज किस वंश की प्रमुख विशेषता है, सातवाहन वंश। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट, कनिष्क की प्रथम राजधानी थी। कनिष्क की प्रथम राजधानी आपको बतानी है। कनिष्ठ हो रहा है, कनिष्क है, इसे कनिष्क आप पढ़ेंगे। क्या है ये, कनिष्क। कनिष्क शासक है, आप पढ़ते हैं। कनिष्क की प्रथम राजधानी थी। तो ऑप्शन है मथुरा, कन्नौज, पुरुषपुर, थानेश्वर। इनमें से आपको बताना है कनिष्क की प्रथम राजधानी क्या थी। तो कुषाण वंश का शासक आपका कनिष्क। तो इसकी राजधानी आपको बताने, तो पहली जो इसकी राजधानी वो क्या थी, वो थी आपकी पुरुषपुर। पुरुषपुर या क्या पढ़ते हैं आप, पेशावर। ये प्रारंभिक राजधानी थी, पुरुषपुर या पेशावर। और दूसरी राजधानी आपसे पूछा जाए जो बाद में इसने बनाई थी वो कौन सी थी आपकी, मथुरा। तो ये आपकी सेकंड कैपिटल है और ये फर्स्ट कैपिटल है। ये आप याद रखेंगे, पुरुषपुर या पेशावर। ये कहाँ पर थी आपके, पाकिस्तान में। और मथुरा कहाँ पर आपका, भारत में। लेकिन ऐसे क्वेश्चन एक हर्षवर्धन से और आता है, हर्षवर्धन। वर्धन वंश का शासक है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन की अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम राजधानी कौन सी थी, प्रथम राजधानी याद रखेंगे थानेश्वर। कहाँ पड़ता है आपका, हरियाणा में। कहाँ पड़ता है, हरियाणा। और दूसरी राजधानी अगर आपसे पूछा जाए, दूसरी राजधानी क्या थी, कन्नौज में। तो इसमें दोनों को आप याद रखेंगे। कनिष्क की पूछें तो कनिष्क की पहली राजधानी आपकी पुरुषपुर, दूसरी राजधानी क्या है, मथुरा। और हर्षवर्धन की पूछे, हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी क्या है, थानेश्वर। और दूसरी राजधानी क्या है, दूसरी राजधानी आपकी कन्नौज। क्लियर हो गया जी। और आप पढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, गुप्त काल में सामान्य लोग कौन सी मुद्रा का प्रयोग करते थे। गुप्त काल में आपको बताना है कि सामान्य लोगों के द्वारा कौन सी मुद्रा का प्रयोग किया जाता था। अब इनके आपके सामने ऑप्शन है रुपयक, पर्ण, कौड़ी या दिनार। अब इनमें से आप बताएं गुप्त काल में सामान्य लोग कौन सी मुद्रा का प्रयोग करते थे। गुप्त काल की इसमें तीन मुद्राएं, एक आपका रुपयक है, एक कौड़ी है और एक कौन है, दिनार। पण आपने पढ़ा होगा जब आप मौर्य वंश पढ़ते हैं, मौर्य वंश, ठीक है, मौर्य वंश। तो मौर्य वंश की मुद्रा है पर्ण। और मौर्य वंश में क्या है, चांदी की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था, मौर्य वंश में। मौर्य वंश में चांदी की मुद्रा, तो मौर्य वंश में चांदी की मुद्रा को हम जानते थे पर्ण। तो ये मुद्रा से क्वेश्चन अगर आपसे पूछ रहा है, इन्हें याद रखेंगे। चांदी की मुद्रा पर्ण कहलाती थी मौर्य काल में। जो सामान्य लोग हैं, सामान्य लोग आप याद रखेंगे कौड़ी का प्रयोग करते थे, कौड़ी का। रुपया का अगर आपसे पूछा है गुप्त काल में चांदी की मुद्रा को, गुप्त काल में क्या है, चांदी की मुद्रा। चांदी की मुद्रा क्या कहलाती थी आपकी, रुपयक। और आपसे पूछा जाए सोने की मुद्रा, सोने की मुद्रा अगर आपसे पूछ रहा है, सोने की मुद्रा क्या कहलाती थी, सोने की मुद्रा कहलाती थी आपकी दिनार। इसमें मुद्रा में आप इतना याद रखें। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के बड़े भाई, हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी। ऑप्शन में गृहवर्मन, देवगुप्त, शशांक या मुखवर्मन। आप बताएंगे निम्न में से कौन सा आपका सही है। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन आप पढ़ते हैं तो हर्षवर्धन के आप पिता पढ़ेंगे। जैसे वर्धन वंश आपने पढ़ा होगा, वर्धन वंश, वर्धन वंश। तो वर्धन वंश के संस्थापक आपने पढ़ा होगा। वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे,
तो बड़ा पुत्र कौन था? बड़ा पुत्र था राज्यवर्धन। और छोटा पुत्र कौन था? छोटा पुत्र था आपका हर्षवर्धन। बड़ा पुत्र राज्यवर्धन, छोटा पुत्र कौन है आपका? हर्षवर्धन। क्लियर हो गया। अब इसमें आप याद रखेंगे जो प्रभाकर वर्धन है, प्रभाकर वर्धन के बाद में राज्यवर्धन बना, लेकिन जो राज्यवर्धन है, राज्यवर्धन की जो हत्या है, गौड़ नरेश होता है बंगाल का शासक शशांक, शशांक के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है और फिर नया शासक कौन बनता है? हर्षवर्धन बनता है। तो इसमें आप याद रखें हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या किसने की? आंसर क्या हो जाएगा आपका? शशांक। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 40 गुलाम तुर्क सरदारों का संगठन तुर्काने चहलगानी किस शासक ने बनाया था? तो आप बताएंगे तुर्काने चहलगानी ये किसने बनाया था? कितने हो रहा है? किसने बनाया था? किसने बनाया था बताएंगे इसके बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, इनमें से कोई नहीं। तुर्काने चहलगानी तुर्क सरदारों का संगठन है तुर्काने चहलगानी, ये किसने बनाया? इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका इल्तुतमिश। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि तुर्काने चहलगानी समाप्त किसने किया, अगर समाप्त से क्वेश्चन आ रहा है कि समाप्त किसने किया, तो समाप्त आप याद रखेंगे बलबन ने। तो बनाया किसने था आपका? इल्तुतमिश ने। और समाप्त किसने किया? बलबन ने। तुर्काने चहलगानी तो गुलाम वंश में एक आपके 40 तुर्क लोगों का आपका एक संगठन था। ये क्या है? राजा के कार्यों में सलाह देने का कार्य करते थे, तो इसे बोलते थे तुर्काने चहलगानी। इल्तुतमिश ने बनाया, बलबन ने आपका समाप्त कर दिया था। इतना इसमें याद रखेंगे। एक इल्तुतमिश में जैसे एकता प्रथा की शुरुआत किसने की? इल्तुतमिश ने। तांबे का जीतल चांदी का टका नामक सिक्का किसने चलाया? इल्तुतमिश ने। ये बहुत सारे क्वेश्चन आप पढ़ते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे आप पढ़ते हैं कुतुब मीनार की नींव किसने रखवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली में 2.5 दिन का जो हपड़ा किसने बनवाया? अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और आपने पढ़ा हो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई? आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, तालीकोटा के युद्ध में कौन शामिल नहीं था? आपके सामने ऑप्शन है 4, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार या बीदर। इनमें से कौन शामिल नहीं था? तालीकोटा का युद्ध आप पढ़ते हैं जो विजयनगर साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य आपने पढ़ा होगा, इसकी जो स्थापना है ये आपकी हरिहर एवं बुक्का, ये 2 भाई थे, इनके द्वारा इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में की गई। कब की गई थी? 1336 ईस्वी में। 2 भाई थे, एक का नाम क्या था? हरिहर, और दूसरे का नाम क्या था? बुक्का। इन दोनों के द्वारा की गई। और इन्होंने जो अपनी कैपिटल है वो किसको बनाया? कैपिटल बनाया था हम्पी। हम्पी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। और आपसे ये भी पूछ ले जाते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हमें किस नदी के किनारे मिलते हैं? तो नदी का नाम भी आप याद रखेंगे। कौन सी नदी है? तुंगभद्रा नदी। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा तो यहाँ पे आपका विजयनगर साम्राज्य स्थापित किया। और कहाँ पे? हम्पी कर्नाटक को इसकी कैपिटल बनाया। तो जो विजयनगर साम्राज्य है इसमें 4 राजवंश आप पढ़ते हैं, जैसे संगम वंश पढ़ते हैं। सबसे पहला संगम वंश है, फिर उसके बाद आप पढ़ते हैं सालुव वंश। सालुव वंश के बाद आप पढ़ेंगे जी तुलुव वंश। तो ये आपने पढ़े हैं तुलुव वंश। और तुलुव वंश के बाद में आप पढ़ेंगे आरवीडु वंश। कौन सा वंश है? आरवीडु वंश। तो ये 4 वंश है क्रम के अनुसार जो विजयनगर साम्राज्य पर आपका शासन करते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन को आप देख लेंगे, तालीकोटा के युद्ध में कौन शामिल नहीं था? तालीकोटा के युद्ध हम बात करें तो तालीकोटा का युद्ध ये 1565 में हुआ। किस वर्ष हुआ? 1565 में तालीकोटा का आपका युद्ध हुआ। और तालीकोटा के युद्ध में क्या है, एक तरफ आपका यहाँ का शासक था, विजयनगर साम्राज्य का शासक था सदाशिव राय। क्या नाम था? सदाशिव राय। एक तरफ तो ये था सदाशिव राय, और एक तरफ आप याद रखेंगे 4 आपके साम्राज्य थे। 4 में कौन कौन से? तो 4 आप याद रखेंगे, 4 में कौन कौन से हैं? 4 में एक तो आप याद रखेंगे अहमदनगर। कौन था? अहमदनगर। एक याद रखें अहमदनगर। एक याद रखेंगे जी बीजापुर। कौन आपका? बीजापुर। एक याद रखेंगे जी गोलकुंडा। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। और एक आप याद रखेंगे जी बीदर। कौन आपका? बीदर। तो इन चारों ने मिलकर के सदाशिव राय पर आक्रमण कर दिया। सदाशिव राय हार गया और इसी युद्ध के दौरान विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। तो इतना इसमें याद रखें। तो अब इसमें से आप देखेंगे कौन इसमें शामिल नहीं था। तो आप देख रहे हैं बीजापुर भी शामिल था, गोलकुंडा भी था, बरार इसमें शामिल नहीं था। कौन था आपका? बीदर था। तो कौन सा आंसर आपका गलत हो जाएगा? बरार। कौन शामिल नहीं था आपका? बरार। तो ये तालीकोटा के युद्ध से संबंधित आपका क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सिख गुरु को सैनिक संत कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने अर्जुन देव, हर राय, हरगोविंद, हरकिशन। इनमें से आप बताएंगे सैनिक संत किसे कहा जाता है? अर्जुन देव है, हर राय, हरगोविंद है, हरकिशन है।
तो सिख धर्म के आपने गुरु पढ़े होंगे। गुरु में जैसे सबसे पहले आप पढ़ते हैं, अगर सिख धर्म के गुरु क्रम से आपसे पूछे तो नंबर 1 कौन है? नंबर 1 आपके गुरु नानक। दूसरे कौन थे? गुरु अंगद। नंबर 2 याद रखें गुरु अंगद। आपसे पूछा जाए तीसरे गुरु कौन थे? तीसरे याद रखेंगे गुरु अमरदास। चौथे आपसे पूछे जाए जी चौथे कौन थे? गुरु रामदास। पांचवें पूछे पांचवें कौन थे? गुरु अर्जुन देव। इनको आप देख लेंगे जो इनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। छठे आपसे पूछे छठे कौन थे जी? गुरु हरगोविंद। कौन आपके छठे? गुरु हरगोविंद। आपसे पूछे जी सातवें कौन थे? सातवें आप याद रखेंगे जी सातवें कौन थे? सातवें आप याद रखेंगे गुरु हरराय। कौन थे? गुरु हरराय। आपसे पूछे जी आठवें कौन है? आठवें याद रखेंगे गुरु हरकिशन। कौन है? गुरु हरकिशन। नौवें आपसे पूछे कौन थे? गुरु तेग बहादुर। कौन आपका? तेग बहादुर। और आपसे 10वें पूछे 10वें कौन थे? 10वें आप याद रखेंगे गुरु गोविंद सिंह। क्या नाम है आपका? गुरु गोविंद सिंह। क्लियर हो गया? कौन है? गुरु गोविंद सिंह। क्लियर हो गया सभी का? तो ये आपके सिख धर्म के गुरु हैं और सिख धर्म के जो गुरु हैं उनका ये क्रम है। क्लियर हो गया सभी का? तो इनको आप ध्यान रखेंगे, सभी को ध्यान रखेंगे सभी को। अब इनके आपके जो कार्य हैं, जो मेन कार्य आपके पूछे जाते हैं, किस सिख गुरु को सैनिक संत कहा जाता है? ठीक है, तो पहले तो आप इसको देख लेते हैं, किस सिख गुरु को सैनिक संत कहा जाता है। तो आप आंसर याद रखेंगे गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद ने क्या है? सिक्कों को लड़ाकू बनाया। सिक्कों को लड़ाकू बनाने का जो कार्य है, सिक्कों को क्या है? लड़ाकू बनाया था सबसे पहले किसने? गुरु हरगोविंद ने। इसलिए सैनिक संत अगर आपसे पूछा जा रहा है कौन आपका? गुरु हरगोविंद। आपसे पूछे जी गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया? गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि अगर आपसे पूछ रहा है, गुरुमुखी लिपि का जो आविष्कार है किसने किया था? ये आप याद रखेंगे गुरु अंगद ने। आपसे पूछा सिख धर्म के संस्थापक कौन है? सिख धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे आपके? गुरु नानक। नेक्स्ट है, आपसे पूछा जाए, इसी में आगे बढ़ते हैं, जहांगीर ने किस सिख गुरु की हत्या करवा दी थी? जहांगीर ने किसकी हत्या करवा दी थी? अर्जुन देव की। आपसे पूछा जाए औरंगजेब ने किसकी हत्या करवा दी थी? औरंगजेब अगर आपसे पूछ रहा है, औरंगजेब ने सिख धर्म के 9वें गुरु कौन है? तेग बहादुर, इनकी हत्या करवा दी थी। क्लियर हो गया? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन है? 10वें और कौन है? अंतिम गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। कौन है? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के लिए 5 ककार जैसे केस, कंघा, कच्छा और कृपाण रखने की अनुमति किसने दी थी? गुरु गोविंद सिंह ने। क्लियर हो गया? तो इनके मेन क्वेश्चन है, इन्हें आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामचरितमानस के अनुसार बाली का वध किस कांड में आपका किया गया? बताएंगे सभी। बाली का जो वध है वो किस कांड में आपका किया गया था? अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड या लंका कांड? इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है रामचरितमानस के अनुसार। रामचरितमानस ये तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? तुलसीदास। और तुलसीदास ने इसे कौन सी भाषा में लिखा है? भाषा भी आप याद रखेंगे, कौन सी भाषा है? अवधी भाषा। कौन सी भाषा है जी? अवधी भाषा में इसको लिखा गया है। किसको लिखा गया? आपका रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा गया। उसके बाद रामचरितमानस में अगर आपसे पूछा जाए कांड कितने? कांड आप याद रखेंगे, टोटल कांड कितने आपके? 7। टोटल कांड कितने हैं आपके? 7। और कांड में अगर आपसे पूछ रहा है क्रम से इनको लगाएं कांड को, तो कांड आप याद रखेंगे, सबसे पहले आप याद रखेंगे बाल कांड। ठीक है, बाल कांड जो इनके बचपन का है वो कौन सा है? बाल कांड। उसके बाद में जब बड़े हुए और शिक्षा प्राप्त करने के बाद में अयोध्या पहुंचे तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका अयोध्या कांड। दूसरा कौन सा हो जाएगा? अयोध्या कांड। और उसके बाद में अयोध्या कांड के दौरान ही भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिल जाता है। तो उसके बाद आप याद रखें 14 वर्ष का वनवास मिला तो वन में पहुंचे, तो वन का ही एक पर्यायवाची है, इसे बोलते हैं अरण्य कांड। क्या बोलेंगे? अरण्य कांड। जंगल में पहुंचने के बाद में फिर बाली और जो सुग्रीव है उनसे, फिर जो सुग्रीव बाली का वध करने के लिए आपका भगवान राम से आग्रह करता है, तो फिर उसे बोलते हैं किष्किंधा कांड। कौन सा है? किष्किंधा कांड। ये आप याद रखेंगे, किष्किंधा कांड। इसमें आपका जानेंगे, इसी में जो सुग्रीव का बड़ा भाई था बाली, इसका वध किया गया। उसके बाद में किष्किंधा कांड के बाद में याद रखेंगे, किष्किंधा कांड के बाद में फिर हनुमान जी मिलते हैं। और जैसे जो भगवान राम है, भगवान राम, ठीक है, तो माता सीता का पता लगाने के लिए फिर हनुमान जी को भेजा जाता है और फिर वो लंका में जाकर के फिर एक कांड करते हैं और उसे बोलते हैं क्या है? सुंदर कांड, जिसमें वाटिका का विनाश किया जाता है, सुंदर कांड। सुंदर कांड के बाद में फिर उसके बाद भगवान राम सेना लेकर के आपका श्रीलंका चले जाते हैं, तो उसे बोलते क्या है? उसे बोलते हैं लंका कांड। क्या बोलते हैं? लंका कांड। और उसके बाद में माता सीता को लेकर के वापस अयोध्या आते हैं, उसे बोलते हैं उत्तर कांड।
उसे क्या बोलते हैं जी? उसे बोला जाता है उत्तरकांड। क्या बोला जाता है? उत्तरकांड। तो आपको याद रखने, ये टोटल कितने कांड है? टोटल आप देख रहे हैं, ये पहला कांड कौन सा है? बालकांड। दूसरा कांड कौन सा है? अयोध्याकांड। तीसरा कौन सा? अरण्यकांड। चौथा कौन सा है? किष्किंधा कांड। पांचवा कौन सा है आपका? सुंदरकांड। छठा कौन सा है? लंका कांड। सातवां कौन सा आपका? उत्तरकांड। ये इस तरीके से टोटल 7 कांड है। आपसे पूछा जाए जी सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा कांड कौन सा है? सबसे बड़ा आप याद रखेंगे, सबसे बड़ा कांड कौन सा आपका? बालकांड। सबसे बड़ा कांड कौन सा आपका? बालकांड। और सबसे छोटा अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा कांड कौन सा है? सबसे छोटा, तो सबसे छोटा आपका कांड कौन सा है? किष्किंधा कांड। इसे याद रखेंगे, सबसे छोटा कौन है? किष्किंधा कांड। सबसे बड़ा कौन सा आपका? बालकांड। और ये किसने लिखी है? तुलसीदास के द्वारा लिखी है। कौन सी भाषा में आपकी लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई। कौन सी भाषा आपके? अवधी भाषा में इसको लिखा गया। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बाली का जो वध है वो किस कांड में किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? किष्किंधा कांड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान, तो 2001 में आपका शुरू किया गया सर्व शिक्षा अभियान, तो भर्ती होने के लिए पात्र है? इसमें आप बताएं 4 से 12 वर्ष है, 6 से 14 वर्ष है, 5 से 15 वर्ष है, 5 से 16 वर्ष है। इनमें से कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 6 से 14 वर्ष सर्व शिक्षा अभियान के लिए आपका उपयुक्त आयु वर्ष है। क्या हो जाएगा? 6 से 14 वर्ष। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, खतौली, बलरामपुर, बुलंदशहर, नजीबाबाद। इनमें से आपको बताना है कि सबसे बड़ी जो चीनी मिल है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका खतौली। ये कहाँ पर स्थित है आपका? खतौली में स्थित आपकी सबसे बड़ी शुगर मिल। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता टुंड्रा में, शंकुधारी वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, या शीतोष्ण वनों में? तो इसमें आपको बताना है कि सर्वाधिक जो जैव विविधता है वो कहाँ पे आपके मिलती है। बताएंगे सभी, सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे आपके मिलती है? बताएं सभी। सर्वाधिक जैव विविधता ये आपकी उष्णकटिबंधीय वनों में आपकी मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल 4, ये आपकी विषुवत रेखा है, ठीक है, विषुवत रेखा हो गया। फिर 23 डिग्री उत्तरी जो रेखा है कर्क रेखा है, और 23 डिग्री दक्षिणी क्या है? मकर रेखा। ये ऊपर वाली क्या हो गया? ऊपर वाली आपने पढ़ लिया कर्क रेखा, 23 सही 1/2। और आपकी दक्षिणी रेखा क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी आपकी मकर रेखा। क्या कहलाएगी? मकर रेखा। और उसके बाद में याद रखेंगे बीच में कौन सी है? बीच में है आपकी भूमध्य रेखा। क्या नाम है आपका? भूमध्य रेखा। तो 23 सही 1/2 उत्तरी रेखा क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी आपकी कर्क रेखा। 23 सही 1/2 दक्षिण रेखा क्या कहलाएगी? मकर रेखा। और 0 डिग्री अक्षांश वाली जो रेखा है ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी आपकी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। क्लियर हुआ? अब इसके कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो आपका क्षेत्र है, कर्क रेखा और मकर रेखा के ये बीच वाला जो क्षेत्र है, सब ये क्षेत्र, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका उष्णकटिबंध क्षेत्र। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा उष्णकटिबंध क्षेत्र। क्या कहलाएगा आपका? उष्णकटिबंध क्षेत्र। तो यहाँ पे क्या है? वर्ष भर जो सूर्य की किरणें वो आपकी सीधी पड़ती रहती हैं, और यहाँ का जो आपका टेम्परेचर है, तापमान है, वो आपका बहुत ज़्यादा रहता है। तो बहुत ज़्यादा रहने के कारण जो आसपास का समुद्र है, यहाँ पे जो समुद्र रहता है, तो समुद्र में क्या है? आपका जो पानी गर्म होता है, पानी गर्म होने से आपके वाष्प बनेगी, और वाष्प बनेगी तो आपकी बारिश होगी। तो बारिश होने के दौरान तो यहाँ पे बहुत सारे आपके पेड़ पौधे, बहुत सारे आपके जीव जंतु हैं, इनका आपका अधिकता हमें देखने को मिलती है। तो इसी कारण सबसे ज़्यादा जो आपकी जैव विविधता मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। कहाँ पे मिलेगी? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। क्लियर हो गया? ये पूरा आपको बता दिया। आपसे पूछे जैव विविधता दिवस कब बनाया जाता है? जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस अगर आपसे पूछ रहा है तो इसे आप याद रखेंगे, ये कब बनाया जाता है? 22 मई। कब बनाते हैं जी जैव विविधता दिवस? आंसर हो जाएगा आपका 22 मई। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो आपको बताना है कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में चेंज करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में? इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है।
तो डायनेमो आप पढ़ते हैं, डायनेमो क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में चेंज कर देगा, ये कर देगा विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देगा, आपका विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं मॉक टेस्ट में, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस आपकी 3 है प्रमुख, एक कौन सी है, मीथेन है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है, और एक कौन है आपका NO2, ठीक है, NO2 ये यहाँ पे इसे ऐसे आप पढ़ेंगे N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, क्या है N2O, ये याद रखेंगे, NO2 नहीं N2O आप पढ़ेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ठीक है, और एक कौन सी N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। तो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस आपकी जो सबसे ज़्यादा प्रभावी रहती है वो कौन सी होती है, CO2, कौन सी होती है, CO2। इसमें कौन सा नहीं होगा, इसमें आंसर आपका सही जो आपका नहीं होगा वो कौन सा है, O2, ऑक्सीजन। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सम्मिलित करना है। इधर कल्चर है, उधर आपके पालन है, मतलब जो ये कल्चर कौन से आपके खेती से संबंधित है या किससे संबंधित है, ठीक है, आपको बताना। जैसे वीटी कल्चर आपसे पूछा जा रहा है, वीटी कल्चर कौन सा कल्चर है, वीटी कल्चर। वीटी कल्चर आपका किससे संबंधित है, तो इसे आप याद रखेंगे अंगूर की खेती से संबंधित है वीटी कल्चर। उसके बाद क्या है, वेजी कल्चर, क्या है वेजी कल्चर, ये आप याद रखें वृक्षों की जो कृषि, इसे क्या बोलते हैं, वेजी कल्चर। नेक्स्ट है पीसी कल्चर, क्या है पीसी कल्चर, क्या है मछली पालन, पीसी कल्चर क्या है मछली पालन। नेक्स्ट क्या है ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर क्या है सब्जी की खेती करना, क्या कहलाता है आपका ओलेरी कल्चर। क्लियर हो गया। वीटी कल्चर पूछे अंगूर उत्पादन हो गया, वेजी कल्चर पूछे वृक्षों का पालन हो गया, पीसी कल्चर पूछे मछली पालन हो गया, ओलेरी कल्चर पूछे तो क्या है सब्जी का हो गया। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, उपयुक्त सभी। तो उर्वरक का जब आप प्रयोग करेंगे तो आपका वायुमंडल भी प्रदूषित होगा, भूमि भी प्रदूषित होगी, और भूमि के साथ साथ आपका जल भी प्रदूषित हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा आंसर, उपयुक्त सभी। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, इनमें से आपको बताना है कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। धान का खेत, वन, घास का मैदान, झील, इनमें से आप बताएं कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है। मतलब ऐसा कौन सा है जो मानव ने बनाया है, मानव ने तैयार किया, बाकी सब आपके प्राकृतिक है, प्रकृति के आपके उत्पाद हैं। तो ऐसा कौन सा है आप देखेंगे, ऐसा कौन सा है, ऐसा धान का खेत है। कौन है आपका, धान का खेत। कौन है बताओ, धान का खेत, क्योंकि मानव के द्वारा बनाए। वन पहले से है, घास का मैदान है, झील है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका धान का खेत। क्लियर हो गया। आपसे पूछे धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सी गैस निकलती है आपकी, मीथेन गैस निकलती है। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। क्लियर हो गया। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, मीथेन। नेक्स्ट है न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है। तो जो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसमें आपका किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, साधारण पानी, बाहरी पानी, द्रव अमोनिया, द्रव हाइड्रोजन, इनमें से आप बताएंगे किसका प्रयोग किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो मंदक के रूप में आप पढ़ते हैं किसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है बाहरी पानी। बाहरी पानी को आप क्या बोलते हैं, D2O, क्या बोलते हैं, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो किसका प्रयोग करते हैं, D2O का प्रयोग किया जाता है, जिसे आप बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो ऑप्शन है आपके सामने चंद्रशेखर राव, नेफ्यू रियो, M.K. स्टालिन या प्रमोद सावंत। इनमें से आपको बताना है तमिलनाडु के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है, बताएंगे सभी, वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, M.K. स्टालिन। प्रमोद सावंत आपसे पूछे तो ये कहाँ के हैं, ये आपके गोवा के हैं। कहाँ के हैं, गोवा के। चंद्रशेखर राव आपसे पूछे ये कहाँ के हैं, ये आप याद रखेंगे ये कहाँ के, तेलंगाना के। कहाँ के, तेलंगाना के। नेफ्यू रियो, तो अभी नागालैंड राज्य में आपके चुनाव हुए हैं और चुनाव परिणाम आए, तो अभी तक आप पढ़ रहे थे नागालैंड में जो आपके CM थे कौन थे, नेफ्यू रियो, और आगे भी आपकी संभावना है कि नेफ्यू रियो ही जो नागालैंड के नेक्स्ट CM आपके होंगे। तो याद रखेंगे तमिलनाडु के अगर आपसे पूछा जाए, तमिलनाडु के कौन है, M.K. स्टालिन। कौन है तमिलनाडु के, M.K. स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है।
ऑप्शन में आपका 5 नवंबर, 5 दिसंबर, 5 अक्टूबर, 5 जून, इनमें से आप बताएंगे कौन सा आपका सही आंसर होगा। विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस आपका कब बनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस आप कब बनाते हैं? 5 दिसंबर को बनाते हैं विश्व मृदा दिवस। आपसे पूछा जाएगा जी विश्व शिक्षक दिवस कौन सा दिवस है? विश्व शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस ये कब बनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस आप याद रखेंगे कब बनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। कब बनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। आपसे पूछा जाएगा जी पर्यावरण दिवस कौन सा आपका? पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस अगर आपसे पूछा जा रहा है, पर्यावरण दिवस आप याद रखेंगे ये कब बनाया जाता है? 5 जून को। कब बनाते हैं पर्यावरण दिवस? 5 जून को। क्लियर हो गया? पर्यावरण दिवस कब है? 5 जून। विश्व शिक्षक दिवस पूछे तो 5 अक्टूबर है। लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन आ जाए जी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आप याद रखेंगे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आपका कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 14 सितंबर को। कब बनाते हैं? 14 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस बनाया जाता है। बाकी अन्य आप याद रखेंगे कि विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, पर्यावरण दिवस 5 जून और विश्व मृदा दिवस अगर आपसे पूछ रहा है विश्व मृदा दिवस आप कब बनाते हैं? विश्व मृदा दिवस बनाते हैं आप 5 दिसंबर को। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगर मॉक टेस्ट आपको अच्छा लग रहा हो तो एक बार चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के मॉक टेस्ट का। आज के मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। नेक्स्ट है लाल पांडा किस नेशनल पार्क में पाया जाता है? लाल पांडा किस नेशनल पार्क में मिलेगा? कंचनजंगा, पेरियार, गिर, काजीरंगा। पहले देख लेते हैं नेशनल पार्क कहाँ पर है। काजीरंगा आप पढ़ते हैं कहाँ पर है? असम में। कहाँ पर है? असम में। और आप याद रखेंगे एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गैंडा आपका यहाँ पर मिलेगा। एक सींग वाला गैंडा के लिए आपका प्रसिद्ध है काजीरंगा। गिर नेशनल पार्क, गिर कहाँ पर है? गिर आपका गुजरात में। गिर कहाँ पर है? गिर आपका कहाँ पर है? गुजरात में। और आप याद रखेंगे ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपका प्रसिद्ध है एशियाई शेर के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है आपका गिर नेशनल पार्क? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर नेशनल पार्क। नेक्स्ट है पेरियार। पेरियार आपका कहाँ पर है? केरल में। कहाँ पर है पेरियार? केरल में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। कंचनजंगा कहाँ पर है? कंचनजंगा आपका सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है। कौन? कंचनजंगा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका कंचनजंगा। सही आंसर क्या होगा आपका? कंचनजंगा। क्लियर हुआ? तो आज का मॉक टेस्ट था। और मॉक टेस्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार चैनल को लाइक अवश्य करेंगे। और आज का जो मॉक टेस्ट है इसको आप अवश्य लाइक करें। और इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।